वो कितनी ही देर उस पर झुका उसे देखता रहा। वो गहरी नींद में उतर चुकी थी। उसके लब पर छोटा सा निशान वो खुद ही देकर गया था। ताशफैन ने मुस्कुराते हुए उसके लबों को छुआ, फिर उसके नाजुक वजूद को बाजू में उठाए वो कमरे में ले आया। उसके वजूद पर अब सिर्फ वो नाइटी थी जो उसने उसकी खातिर पहनी थी। यकीनन वो काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही थी और फिर उसके इंतज़ार से तंग आकर नींद उस पर हावी हो गई। उसने जागने की कोशिश की, ये तो उसका चेहरा बता रहा था। उसके चेहरे पर वो अपना इंतज़ार पड़ चुका था। उसके नाजुक से वजूद को बेड पर लिटाते वो वापस बाहर आया और कंबल उठाकर रूम में लाते दरवाज़ा बंद करता बेड पर उसके साथ ही लेट गया। उसका इरादा तो उसके होश ठिकाने लगाने का था, लेकिन ये सही वक्त नहीं था। वो पहले ही उसकी वजह से काफ़ी थक चुकी थी। हाँ, आज रोज़ की वजह से वो अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका था, लेकिन वो उसकी मिल्कियत थी। अपनी ख्वाहिशें, अपनी हसरतें तो वो कभी भी पूरी कर सकता था। लेकिन उस वक्त वो पहले ही वो उसका इंतज़ार करते करते न जाने कब नींद में उतरी थी। वो उसे तंग नहीं करना चाहता था। उसके गिर्द बाजू का हिसार बनाते वो उसे खुद से लगाए सो गया था। शायद अब वो अपने और उसके बीच किसी भी तीसरी चीज़ का दखल नहीं चाहता था। अब उसके और तनाव के बीच कोई नहीं आ सकता था। उसका चेहरा देखते देखते उसने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर लीं, तो बंद आंखों के पीछे भी उसी का चेहरा था, जिसे महसूस करते वो मुस्कुराया और उसके माथे पर लब रखते उसे खुद से लगाते हुए लाइट ऑफ कर गया। बाबा, मैंने कहा ना, आप फिक्र ना करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वो लड़की अब कुछ भी नहीं कर पाएगी, बल्कि वो कभी भी ताशफैन से नहीं मिलेगी और ना ही कभी उसे देख पाएगी। मुझ पर एतबार करें, मैं उसे पाकिस्तान इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि वो कभी भी ताशफैन के सामने ना जा सके। ताशफैन की ज़िंदगी में हमारी तनाउश के अलावा और कोई नहीं आ सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये लड़की अब हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं बनेगी। वो उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाबा का गुस्से से बुरा हाल था। क्या वादा करती हो तुम वारिक? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? तुम उस लड़की से शादी करके उसे यहाँ ले आए। बहुत बड़ी गलती की तुमने। तुम इतने समझदार होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? वो लड़की जो ताशफैन से मोहब्बत की दावेदार है, उसे अपने निकाह में कैसे ले लिया तुमने? अगर कल को ताशफैन यहाँ आता है तो क्या हम उसकी पहली मोहब्बत को उसके सामने उसकी भाभी बनाकर रख देंगे? तुम समझते क्यों नहीं हो वारिक? ये आगे जाकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। बाबा उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। बाबा, आपको किसने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी से अपने निकाह में रखूँगा? एक बार ताशफैन यहाँ हमारे पास आ जाए, मैं फ़ारिग कर दूँगा इसे। इसे मैं यहाँ पाकिस्तान सिर्फ इसलिए लाया हूँ ताकि ये मेरी आंखों के सामने रहे। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। ये कभी भी मौका पाकर ताशफैन और तनावुश की ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है, और मैं अपनी बहन की खुशियों पर किसी किस्म का भी रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए मैं इसे अपने साथ लाया हूँ। और अपनी माँ को जो तुमने यह कह दिया कि तुम इससे मोहब्बत करते हो, उसका क्या? वो उसकी बात काटते सवाल करने लगे। वो बात की बातें हैं, बाद में देखी जाएंगी। बाबा, फ़िलहाल तो आपको ये सोचकर खुश होना चाहिए कि तनावुश की ज़िंदगी में अब कोई दूसरी औरत नहीं रही। वो उन्हें समझा रहा था, जबकि बाबा को अब भी उसका फ़ैसला गलत ही लग रहा था। तुम्हारी माँ तुम्हारी खाला के घर आजकल में ही रिश्ता लेकर जाने वाली थी। कितनी ख्वाहिशें थी उनकी, कितनी हसरत थी तुम्हारी शादी की। पहले ही ताशफैन और तनावुश की इतनी सादगी से रुखसती पर वो बहुत खफा है, और अब फ़ोन करके कह चुकी है तुम्हारी शादी इतनी सादगी से वो कभी कबूल नहीं करेगी। बोलो उसको क्या जवाब दूँ मैं? वो एक और मसला लेकर बैठे थे, छोटा मोटा फंक्शन करवा दें, अम्मा खुश हो जाएंगी। और क्या? और बाकी मैंने कहा ना, मैं संभाल लूँगा इस मामले को, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मेरी मीटिंग है, मैं आपको शाम को घर पर मिलता हूँ। मेरी मीटिंग है, मैं आपको फिर शाम को मिलता हूँ घर पर। वो बस इतना कहकर उनके कैबिन से निकल गया, जबकि इब्राहिम साहब सर पकड़े बैठे थे। उन्हें वारिक का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसकी आंख खुली तो वो उसे अपने बाजू में कैद किए हुए था। उसने एक नज़र सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो उसकी आंखें पूरी फैल गईं। जहाँ सुबह के 10:30 बज रहे थे, वो फजर की नमाज कज़ा कर चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, कितना वक्त हो गया। वो खुद को उसके बाजू से आज़ाद करती उठ बैठी। ताशफैन काफ़ी गहरी नींद में था, तभी उसके इतने शदीद रिएक्शन पर वो उठा नहीं था। यकीनन रात को लेट आया था। खुद को बेडरूम में देखकर वो समझ चुकी थी कि वो खुद ही उसे यहाँ लाया था। जल्दी से उठ खड़ी हुई। जब उसे अपनी नाइटी का अपर ताशफैन के नीचे महसूस हुआ तो शर्म ने उसे फिर आ घेरा।
वो तो ये भूल चुकी थी कि उस वक्त किस लिबास में है। अल्लाह अल्लाह, इनकी आंख खुल गई तो वो जल्दी से उसके नीचे से अपना जालीदार अपर निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेसूद थीं। या अल्लाह, इनकी आंख ना खुल जाए। वो दुआ करते हुए फिर से उसे निकालने की कोशिश करने लगी, जब अचानक उसने करवट बदल ली, जिससे उसकी नाइटी बुरे तरीके से उसके नीचे फंस गई। अब सिर्फ एक ही तरीका था, वो अपर को उतार कर जल्दी से बाथरूम में भाग जाए, और अगर इस दौरान उसकी आंख खुल गई तो। उसने थूक निकला और अपने आप में हिम्मत पैदा की। आराम से अपर को कंधों से नीचे करती भागने लगी कि अपने नाजुक कमर ताशफैन के हिसार में महसूस हुई। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसने बड़ी मुश्किल से पीछे देखा, जहाँ ताशफैन शरारती नज़रों से उसे अपने हिसार में लिए हुए मुस्कुराता हुआ देख रहा था। वो तो सो रहा था, अचानक जाग कैसे गया? उसने घबरा कर पीछे देखा, जबकि उसकी मुस्कुराहट उसको शर्म से नज़र तक नहीं उठाने दे रही थी। ताशफैन, उसने लरजते हुए लहजे में उसका नाम पुकारा, तो वो जैसे उसकी पुकार पर दिल हथेली में लिए हुए था। बोलो ताशफैन की जान। वो उसे अपने बाजू में कैद करता बोला। नाश्ता बनाना है, उसने कांपते हुए लहजे में कहा, और उससे दूर जाने के लिए उसके बाजू पर हाथ रखकर उसके हिसार से निकलने की कोशिश की। मैं इस वक्त कुछ भी खाने के मूड में नहीं, बल्कि इस वक्त मेरा मूड कुछ और करने का है, और तुम मेरे मूड को समझ जाओ तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है। उसका लहजा धमकी देता था। आज कोई बहाना मत बनाओ, तुम जानती नहीं कि मैंने ये वक्त कितना तड़प कर गुजारा है। अगर आज सवाल मेरे फ्यूचर का या मेरे करियर का ना होता तो शायद कल रात मैं तुम्हें छोड़कर जाने की कभी गलती ना करता। मेरी बॉस रात से काफ़ी बीमार थी, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, और उसकी वजह से मैं जल्दी वापस नहीं आ सका। लेकिन यकीन मानो, मेरी हर धड़कन तुम्हारा नाम ले रही थी। वो उसे आहिस्ता आवाज़ में कल रात देर से आने की वजह बताने लगा। उसने कभी किसी के सामने सफाई पेश नहीं की थी, लेकिन जैसे उसे ये सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी समझता था वो। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब सुनकर मुझसे नाराज़ नहीं होगी। उसने कमरे में कदम रखा तो कमरे में अंधेरा था। उसके कमरे में इतना अंधेरा तो कभी नहीं होता था। उसने लाइट ऑन की तो सबसे पहले नज़र अपने बेड पर उसके बेतरतीब हुलिये पर गई। इस लड़की को तो सोने तक की तमीज़ नहीं है। वो अपने बेड पर उसके बेतरतीब वजूद को घूरते हुए उसके करीब आया, और एक ही लम्हे में ब्लैंकेट खोलकर उसके ऊपर फेंकने के अंदाज में डालता वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश होकर बाहर निकला तो अब वो ब्लैंकेट पूरी तरह बाजू में कैद किए सो रही थी। वो नफ़ी में सर हिलाता कमरे से निकल गया, साथ ही दरवाज़ा बंद कर दिया। वैसे भी उसकी इजाज़त के बिना कोई भी इस कमरे में नहीं आ सकता था, सिवाय छोटू के। लेकिन फिर भी उसने दरवाजे को बाहर से ठीक तरह से बंद कर दिया, ताकि कमरे में कोई ना आ सके, क्योंकि वो अपनी बीवी के इस बेतरतीब हुलिये पर किसी की नज़र नहीं पड़ने देना चाहता था। खाना लग गया है, आकर खा लो सारे। वो टीवी लाउंज में आकर बैठा था, जहां उसके दोनों भाई पढ़ाई में मसरूफ़ थे। वो जानता था कि वो पढ़ाई कम कर रहे हैं और उनका ध्यान टीवी पर ज़्यादा है, लेकिन उसे देखते ही दोनों ने टीवी बंद कर दिया था और पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने लगे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसे छुपाकर वो उन दोनों के साइड पर रखे सोफे पर बैठकर उनकी किताबें देखने लगा। जब अम्मा की आवाज़ सुनाई दी, मैं मायरा को बुला कर लाता हूँ, उसने बुलंद आवाज़ में अपनी शरारती मुस्कुराहट छुपाकर अपनी माँ को सुनाया था। छोटू इसे बोल दे कि इसकी बीवी खाना खा चुकी है। अम्मा ने भरपूर नाराज़गी का इजहार किया था। उसे क्यों दिया आपने अलग? उसने मायूस होकर अपनी माँ को देखा। छोटू इसे बता दे, क्योंकि बच्ची अभी घबराई हुई है, सब घर वालों के साथ बैठकर ठीक से खाना नहीं खा सकेगी, इसीलिए छोटू के मदरसे से आते ही उसे खाने दे दिया था मैंने। छोटू के साथ बहुत सुकून से बात कर पा रही है। छोटू ने आकर बताया कि वो सो गई है। छोटू के साथ अच्छी दोस्ती हो गई है उसकी, बाकी हमारे साथ उसको मिलने जुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। ख़ानदान की थोड़ी है कि आते ही हर चीज़ को समझ जाए। एक तो विलायती लेकर आया, उस देसी माहौल में पता नहीं ठीक से हम सब में एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं। अम्मा, एडजस्ट होता है, डाइजेस्ट नहीं होता। अहमद ने बीच में लुकमा दिया, जिस पर वारिक ने उसे घूर कर देखा। तू मुझे ज़्यादा अंग्रेज़ी की पट्टियाँ ना पढ़ाया कर, मैं बेहतर समझती हूँ क्या होता है और क्या नहीं। काम कर अपना। और छोटू, अपने भाई को बता देना कि आज भी उसकी उस्तानी स्कूल से फ़ोन करके शिकायत लगा रही थी कि इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी नहीं आता, और आया है अम्मा की गलतियाँ निकालने के लिए। वो अहमद को कोसती किचन में चली गई थी, जबकि उनकी उस्तानी वाली शिकायत पर वारिक ने उसे घूरा, जिस पर वो शर्मिंदा होता इंग्लिश की किताब उठाकर रट्टे मारने लगा। उठकर खाना खा ले। पढ़ाई को बेटा फिर आकर देखता हूँ मैं, कल इतवार है ना, कल तेरा टेस्ट लूँगा इंग्लिश का, फिर तेरा इलाज करता हूँ। बड़ा आया अम्मा की गलतियाँ निकालने वाला, वो उससे कहता अम्मा के पीछे ही कमरे से निकल गया था, जबकि अहमद का खाना अब गले में ही अटकना था, क्योंकि वो अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। क्या तकलीफ़ है? कोई मर गया है जो यहाँ भाग कर आ गए हो?
उसने दरवाज़ा खोला तो सामने रोज़ का ड्राइवर खड़ा नज़र आया और काफ़ी घबराया हुआ था, जबकि उसका तो गुस्से से अब बुरा हाल हो रहा था। सर, मैडम रोज़ ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने हाथों की नस काट ली है। उनकी जान खतरे में है। इस हालत में भी मुसलसल वो आपका नाम ले रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द आपको वहाँ ले जाया जाए, क्योंकि मैडम इलाज के लिए भी कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। सर प्लीज़ चलें, मैडम की जान जा सकती है। वो मिन्नत भरे लहजे में बोला, जबकि उसकी बात ने उसे अच्छा खासा परेशान कर दिया था। ऐसा क्या हो गया था कि रोज़ ने खुदकुशी करने की कोशिश की? वो किसी बात के लिए रात को काफ़ी टेंशन में थी। उसे बुखार भी हो गया था, लेकिन वो खुदकुशी करने जैसा अमल करेगी, ये उसके लिए काफ़ी हैरानकुन बात थी। अब तक तो ये खबर मीडिया में पहुंचकर हर चैनल पर नशर हो चुकी होगी। उसे अपनी फिल्म की फिक्र होने लगी, और ऐसी हालत में वो उसका नाम क्यों ले रही थी, ये बात भी उसके लिए मुसीबत बन सकती थी। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम गाड़ी स्टार्ट करो बस। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जान, मेरी बॉस इस वक्त हॉस्पिटल में, मुझे जाना होगा। अपना ख्याल रखना और फ़ोन अपने पास रखना। फ़ोन करूँगा मैं। नाश्ता कर लो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। कॉलेज से तुम लेट हो चुकी हो तो बेहतर है कि अब कल ही जाना। वो जल्दी से अपने कपड़े निकालता वॉशरूम में घुस गया था, और वो ब्लैंकेट खुद पर डालती उसकी बातों को सुन रही थी, जो काफ़ी जल्दबाजी में काम कर रहा था। उसकी परेशानी इस बात की गवाह थी कि कोई बहुत बड़ा मसला हुआ है। वो उठकर फ्रेश होने लगी। जब वो जल्दबाजी में बाहर निकला, जल्दी से उसकी तरफ आता उसको अपने साथ लगा गया, और फिर उसका माथा चूमता बाहर निकल गया। वो वही मुजस्मा बनकर खड़ी थी जब बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा बंद कर लो, मेरी यादों में बाद में खो जाना। उसका अंदाज शरारत से भरपूर था, जो उसके लबों पर मुस्कुराहट छोड़ गया। छोटू, आज तो मैं गया। टीचर को भी आज ही मेरी शिकायत लगानी थी। उसने 9वीं जमात की इंग्लिश की किताब सामने फेंकी। मुझे यकीन है कि भैया आपके चैप्टर 3 का ही टेस्ट लेंगे, और वो तो मुझे आता ही नहीं। वो रूहानसी अंदाज में अपने छोटे भाई को देखते हुए बोला, मेरे पास भी एक आइडिया है। और भाभी को बोलते हैं कि भैया को टेस्ट लेने से मना कर दें। नहीं यार, मुझे ये भाभी अच्छी नहीं लगी। वो मुंह बनाकर बोला, अरे वो बहुत अच्छी है, उसके हाथ भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, और इतनी फरफर इंग्लिश बोलती है, बिल्कुल भैया के जैसे, और सदफ की तरह गाल भी नहीं खींचती और ना ही चक्की काटती है। छोटू ने जल्दी से मायरा की साइड ली। अच्छा, अगर वो इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलती है, फिर तो उसको सारी इंग्लिश आती होगी। मुझे इंग्लिश पढ़ाएगी क्या वो सोचते हुए बोला, तो छोटू ने ज़ोर ज़ोर से हाँ में सर हिलाया। यार, अभी तो वो सो रही होगी ना। वो एक्साइटेड हुआ, लेकिन फिर मायूस हुआ। हाँ, तो टेस्ट भी तो सुबह है, अभी थोड़ी देर है। छोटू ने उसकी अकल पर मातम करते हुए कहा। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? उसने छोटू को देखते कहा। अम्मा भैया से नाराज़ है। आओ अम्मा को बोलते हैं रसमलाई बनाएं और भैया को खाने के लिए ना दें। छोटू ने अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया। आहो, चलो भैया के सामने लेकर खाएंगे। अहमद ने भी फ़ौरन उसके हाथ पर हाथ मारा। अम्मा और वारिक की नाराज़गी का सबसे बड़ा फ़ायदा उन दोनों को ही होता था। वारिक से नाराज़गी की वजह से वो उन दोनों की फरमाइशें पूरी कर देती थी। अम्मा एक बहुत सादा सी औरत थी, जिनकी ज़िंदगी उनके घर और शोहर और बच्चों के आगे जा ही नहीं सकती थी, और उनका शोहर और उनके बच्चे भी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तायेश, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था बेटा। मेरी बेटी कभी इस हद तक जाएगी, मैंने सोचा भी ना था। वो रोते हुए उसको सब कुछ बता रहे थे, जबकि वो हैरान था कि वो उसे कैसे जानते थे। अंकल, हौसला रखें, रोज़ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप परेशान मत हो, बैठें यहाँ और मुझे बताएं क्या हुआ। वो वहीं एक तरफ कुर्सी की तरफ इशारा करते बोला, तो वो हाँ में सर हिलाते उसके साथ बैठ गए। कुछ भी नहीं हुआ था। आज सुबह मैंने बस उसे फ़ोन पर बताया कि मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ। इस बात को उसने इतना दिल पर ले लिया कि ऐसा कदम उठा लिया। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि वो ज़रा सी बात पर इतना शदीद रिएक्शन देगी, तो मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करता। वो मेरी दूसरी शादी के हक़ में थी, बल्कि वो मुझे खुद कह रही थी कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वो अपने मसले उसे बता रहे थे, जबकि उसे उस शख्स से अजीब सी उलझन हो रही थी। इस उम्र में उसने दूसरी शादी करके अपनी बेटी को झटका दिया था, तभी तो वो इस वक्त अस्पताल में इस हालत में पड़ी थी। लेकिन ये बात इतनी भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ नहीं थी कि रोज़ खुदकुशी करने की कोशिश करती। सब मेरे ख़्याल में आपकी दूसरी शादी का सुनकर उन्हें शौक़ लगा, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया। आपको शादी करने से पहले एक दफ़ा उन्हें बताना चाहिए था। यूँ अचानक ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। वो इस वक्त कितनी बुरी कंडीशन में, आपको अंदाज़ा तो होगा ही कि आपकी दूसरी शादी से वो किस तरह रिएक्ट कर सकती हैं। बाप से बेहतर अपने बच्चों को कौन समझ सकता है। खैर, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसका दिल तो चाह रहा था कि उसके बाप को खरी खरी सुनाए, जो इतने बड़े कारनामे के बाद उससे अपनी गलती पूछ रहा था।
फिर ये सोचकर चुप हो गया कि उसका कोई हक नहीं बनता किसी दूसरे के ज़ाती मामलात में इंटरफेयर करने का। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मुझे खुद ही ये कदम उठाने से पहले उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में एक दफ़ा सोच लेना चाहिए था। अगर मैंने ये कदम उठा भी लिया तो इतनी जल्दी उसे बताना नहीं चाहिए था कि मैंने उसकी खाला की बेटी से शादी कर ली है। वो बहुत सुकून से उसे भी झटका दे चुके थे, जबकि वो हैरानगी से उस आदमी को देखने लगा जिसके चेहरे पर किसी भी किस्म का कोई पछतावा नहीं था। अब वो उसे क्या कह सकता था। खामोशी से एक साइड पर होकर बैठ गया। बेटा, मेरी बेटी तुम पर भरोसा करती है, उसे सिर्फ तुम पर एतबार है, वो सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त समझती है। इस वक्त मुझसे ज़्यादा तुम उसका ख्याल रख सकते हो। वो जो इस आदमी के पास बैठना भी नहीं चाहता था, उनके अल्फाज पर उन्हें देखने लगा। आप बाप हैं, इस वक्त उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे ख्याल में आपको उनके पास रहना चाहिए, वो जताते हुए बोला। वो अंदाज़ा लगा चुका था कि वो शख्स यहाँ से जाना चाहता है। यकीनन इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जाने की जल्दी थी। सर, मैडम को होश आ रहा है और वो तायश सर को अपने पास बुला रही हैं। नर्स जल्दी से बोलते हुए बाहर निकली थी। इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। मैंने उस लड़की से शादी की है जिससे वो बेइंतहा नफ़रत करती है। उसके इस रिएक्शन के पीछे भी यही वजह है। उसे संभलने में वक्त लगेगा। तुम उसका ख्याल रख सकते हो, उसके साथ रहो और मुझे यकीन है कि उसके लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो उसका कंधा थपथपाते हुए बाहर निकल गए। अपनी पैदा की मुसीबत उसके गले डालकर आराम से वो यहाँ से निकल रहा था। वो उसकी पीठ को घूरता अंदर की तरफ कदम बढ़ा चुका था। एक बार मेरी फिल्म आ जाए, मैं ज़िंदगी में कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। इसके चक्कर में मैं अपनी ही बीवी के पास नहीं जा पा रहा। वो गुस्से से अंदर दाखिल होते हुए सोच रहा था। बस नहीं चल रहा था कि अपने हाथों से उस रोज़ का गला दबाकर ख़त्म कर दे उसे, जो उसके और उसकी मासूम बीवी के बीच में दीवार बनी हुई थी।